Yesterday we were taking up the Michelson's interferometer. So today we'll be switching over to the applications of Michelson's interferometer. बेसिकली हमारे सिलेबस में डिटेल्स ज़्यादा नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ माइकलसन इंटरफेरोमीटर ही दिया है, तो ओवर डिटेलिंग की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो उसके लिए थोड़ी थोड़ी डिटेल्स मैं यहाँ दे रहा हूँ। तो पहली जो एप्लीकेशन है जो हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ। देखो, आपको याद होगा कि हम कल कर रहे थे कि 2t cos थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, और सर्कुलर फ्रिंजेस के केस में हम ये कंडीशन निकाल रहे थे 2t cos थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, और nth फ्रिंज की बात कर रहे थे। और यदि आप इसको याद करो तो हमने ये कंडीशन की थी कि n लैम्डा जो है वो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर ब्राइट फ्रिंजेस, ये देखिए ये कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड फॉर मैक्सिमम ये थी पाथ डिफरेंसेस के बराबर, और डिस्ट्रक्टिव के लिए ये पाथ डिफरेंस था। ये हमने किया हुआ है, तो उसी चीज़ को हम आगे बढ़ा के हम चल रहे हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि बाय प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ स्क्रू अटैच्ड विद द मिरर M1, क्योंकि हम मिरर M1 को मूव कर सकते होते हैं या एडजस्ट कर सकते होते हैं, तो हम सर्कुलर फ्रिंजेस बना सकते हैं। तो सर्कुलर फ्रिंजेस के लिए कंडीशन बनेगी 2t cos थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा वेयर n इज 0, 1, 2, 3 एटसेट्रा। और यदि हम सेंटर के ऊपर बात करें तो एट द सेंटर थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0, या फिर cos थीटा इज इक्वल टू 1, thus 2t इज इक्वल टू n लैम्डा। तो ये हमारे पास कंडीशन बनती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये देखिए 2t इज इक्वल टू n लैम्डा है। आप जैसे जैसे t को चेंज करेंगे तो नेचुरली है फ्रिंजेस में भी फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए हमने कहा यहाँ कि विद द डिक्रीज इन t द फ्रिंज पैटर्न मूव्स इनवर्ड्स एंड द इनर मोस्ट फ्रिंजेस श्रिंक होनी शुरू हो जाती हैं फ्रिंजेस। इफ द नंबर ऑफ फ्रिंजेस बी एन विच डिसअपियर एट द सेंटर ऑफ फील्ड ऑफ व्यू, जो हमें नजर नहीं आती जब हम मिरर को मूव करते हैं। मान लो हमने मिरर को t0 डिस्टेंस मूव किया तो कैपिटल N जो नंबर फ्रिंजेस हैं वो डिसअपियर हो गई ऐसा करने पर। तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं तब पता चलता है। तो उस केस में आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि अब आपने t0 मूव कर दिया तो नेट थिकनेस कितनी रह गई, वो रह गई t माइनस t0, और जो फ्रिंजेस रह गई वो कितनी रह गई, वो रह गई n माइनस n, स्मॉल n माइनस कैपिटल N, क्योंकि नंबर n कैपिटल N फ्रिंजेस बीच में से डिसअपियर हो गई। तो इसीलिए हम कह सकते हैं 2 इंटू t माइनस t0 इट इज इक्वल टू स्मॉल n माइनस कैपिटल N in brackets and multiplied by lambda. Call it equation 2. Now if we subtract equation 1 from equation 2 we get, अब पिछली इक्वेशन से इक्वेशन 1 से आप देख सकते हैं इट इज 2t इक्वल टू n लैम्डा, और यहाँ से ये इक्वेशन 2 है 2t माइनस t0 इज इक्वल टू स्मॉल n माइनस कैपिटल N इंटू लैम्डा। तो हमने ये घटाया तो हमारे पास आ गया 2t माइनस 2 इंटू टी माइनस t0 इट्स इक्वल टू n लैम्डा माइनस ब्रैकेट्स में n माइनस कैपिटल N इंटू लैम्डा। और आप यदि इसको सॉल्व करेंगे तो 2t0 इज इक्वल टू कैपिटल N लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू 2t0 ओवर कैपिटल N। तो अब t0 हमें पता होता है कि हमने कितना मूव किया है, हमारे जो मिरर M1 है, और कितनी हमारी जो फ्रिंजेस हैं वो हमारे फील्ड ऑफ व्यू से डिसअपियर हो गई, वो कैपिटल N, वो भी हमें पता होता है। तो हम जस्ट इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो इस ढंग से हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ये इसकी पहली एप्लीकेशन है, दैट इज फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। जो दूसरी
ये एप्लीकेशन है दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मीटर। आपने जब +1 किया था तो वहां पर आपने मीटर की एक डेफिनेशन पढ़ी थी। तो वो जो मीटर की डेफिनेशन है दैट इज डिवाइज्ड बाय दिस माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर। इसमें एटलॉन फॉर्मेशन होती है, तो वो हम ज़्यादा डिटेल तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है डिटेल्स। तो जो हमारा माइकलसन इंटरफेरोमीटर है दिस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मीटर। माइकलसन ने मीटर को कैलिब्रेट किया था इन टर्म्स ऑफ कैडमियम वेवलेंथ। कैडमियम रेड लाइन होती है कैडमियम की, तो उसकी जो वेवलेंथ होती है वो इतनी होती है 6438.472 एंगस्ट्रॉम। तो उसने एक्सपेरिमेंटली ये बताया था कि 1 मीटर इट इज इक्वल टू 1553164.13 टाइम्स द रेड कैडमियम वेवलेंथ्स। ये जो वेवलेंथ है इसके इतने गुना होती है 1 मीटर। तो इससे स्टैंडर्डाइजेशन हो गई थी मीटर की, यानी कि यदि हमारे पास जो आजकल मीटर हमने इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स सीवर्स में फ्रांस में रखा हुआ है, यदि वो कहीं ख़राब हो जाता है या खो जाता है तो उस केस में हम इस ढंग से नया मीटर डिवाइस कर सकते हैं। फिर तीसरी इसकी एप्लीकेशन जो जनरल इम्पॉर्टेंट है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू क्लोज वेवलेंथ्स एज वेल एज विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस भी हम निकाल सकते हैं। स्पेक्ट्रम की जो अलग अलग लाइंस होती हैं उनको स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं, तो उनमें कितनी विड्थ है। तो उसके लिए आप कंसिडर करो कि आपके पास कोई सोर्स ऑफ लाइट है और वो सोर्स ऑफ लाइट दो तरह की लाइट देता है, जिसमें एक की वेवलेंथ λ1 है और दूसरे की वेवलेंथ λ2 है। जैसे सोडियम लैंप होता है, सोडियम लैंप के केस में एक के पास 5890 एंगस्ट्रॉम है और दूसरे के पास 5896 एंगस्ट्रॉम है अप्रॉक्सीमेटली। तो ये दो अलग अलग वेवलेंथ्स हैं, तो दोनों इंडिपेंडेंट होती हैं। तो नेचुरली दोनों से यदि लाइट आएगी तो दो तरह की फ्रिंजेस बनेगी। तो दो तरह की जब फ्रिंजेस बनती हैं तो दोनों के अपने मैक्सिमा और मिनिमा होंगे। तो उसकी हम सुपरपोजिशन स्टडी करके हम वेवलेंथ्स निकाल सकते हैं। वो कैसे है, तो ये हम आपको बता रहे हैं कि सेट द फ्रिंजेस टू जीरो पाथ डिफरेंस, दैट इज दे फॉर्म सुपर इम्पोज्ड सिस्टम। मतलब दोनों एक ही जगह पे सुपर इम्पोज सिस्टम जीरो पाथ डिफरेंस के ऊपर बनाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, मिरर M1 को मूव करते हैं। सपोज कि मिरर M1 को हमने t डिस्टेंस मूव कर दिया, तो क्या हो ऐसा करने पर ताकि जो λ1 की लाइट है, λ1 वेवलेंथ वाली लाइट, उसकी जो ब्राइट रिंग है वो λ2 वाली लाइट की डार्क रिंग के ऊपर फॉल करे। तो हम ऐसे केस में इसको बोलते हैं कि फ्रिंजेस आर इन डिसोनेंस। और उस केस में जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है ना, वो ये बनता है 2t/λ1 - 2t/λ2 इट इज इक्वल टू 1/2। ये डिराइव कर सकते हैं हम फार्मूला, पर क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है डिटेल्स तो इतने डिटेल में हम बता नहीं रहे आपको। तो ये फार्मूला बनता है। अब यदि हम मिरर M1 को, जो हम बता चुके हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर में, फर्दर मूव करते हैं। मान लो मैंने मिरर M1 को दोबारा मूव कर दिया, फर्दर मूव्ड विद द हेल्प ऑफ स्क्रू, ताकि अब क्या हो कि जो ब्राइट रिंग है λ1 द्वारा बनाई गई वो λ2 द्वारा बनाई गई ब्राइट रिंग के ऊपर द्वारा पड़े, तो अब लाइट बढ़ जाएगी। तो फ्रिंजेस आर देन सेट टू बी इन कंसोनेंस। तो कंसोनेंस में आने पर फ्रिंज पैटर्न द्वारा रीअपीयर हो जाएगा। पिछले केस में डिसअपीयर हो गया था, अब ये रीअपीयर हो जाएगा। तो इस केस में जो कंडीशन बनेगी ये बनेगी 2t/λ1 - 2t/λ2 इट इज इक्वल टू 1। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जनरली 1/2, 3/2, 5/2 एटसेट्रा इन कंडीशंस के ऊपर फ्रिंजेस डिसअपीयर करती हैं, जो इक्वेशन 1 में हमने बताया। यहाँ जरूरी नहीं कि 1/2 ही हो, यहाँ 3/2 भी होता या 5/2 होता।
तो डिसअपियर होनी थी। और यदि 1 2 3 4 5 ऐसे चलते हैं, यानी कि ये कंडीशन, ये इसमें इक्वेशन 2 में 1 की जगह 2 3 4 एटसेट्रा, तो रीअपियर हो जाएंगी फ्रिंजेस। तो हम कोई एक इक्वेशन लेके चल पड़ते हैं। मान लो हम इक्वेशन 2 की बात करते हैं, तो इक्वेशन 2 से, ये इक्वेशन 2, इसमें 2t आप कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास आएगा 2t इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 1/λ1 माइनस 1/λ2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1। या फिर हम कह सकते हैं 2t इंटू λ2 माइनस λ1 ओवर λ2 इंटू λ1 इज इक्वल टू 1। या फिर λ2 माइनस λ1 यानी डिफरेंस इन दी वेवलेंथ इज इक्वल टू λ2 इंटू λ1 ओवर 2t क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब आप यदि देखो कि क्लोजली स्पेस्ड हैं दोनों वेवलेंथ्स, तो λ1 भी लगभग लैम्डा के बराबर होगी, λ2 भी लगभग लैम्डा के बराबर होगी। तो इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर। आप कहेंगे लैम्डा क्या है? लैम्डा इज द मीन वेवलेंथ, दोनों का मीन ले लो, अप्रॉक्सीमेट, लगभग आप कह सकते हैं। सो इसीलिए यदि आप इक्वेशन 3 की बात करेंगे, सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 we get λ2 minus λ1 it is equal to λ square upon t। तो इस ढंग से हमें ये दो वेवलेंथ्स के बीच की जो डिफरेंस है, स्मॉल वेवलेंथ डिफरेंस, तो वो पता चल जाएगा। तो ये हमने किया था, जो हमने ये इक्वेशन 2 लेके किया, जिसमें हमने कॉन्सोनेंस की बात की थी। ये जरूरी नहीं है कि आप कॉन्सोनेंस वाली ही कंडीशन लेके डिराइव करो, आप डिसोनेंस की कंडीशन लेके भी ड्राइव कर सकते हैं, तब भी रिजल्ट सेम आएगा। सो इस ढंग से आप चाहे कॉन्सोनेंस का केस लो, चाहे डिसोनेंस का केस लो, तो दोनों के केस में हमारे पास ये λ2 माइनस λ1 निकल आएगा। तो इसी ढंग से हम विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस भी निकाल सकते हैं। तो यही हमने यहाँ लिखा है कि सिमिलरली फॉर डिसोनेंस we will get the same result. Therefore, by knowing the mean value of lambda and t, we can determine the difference of the two closed wavelengths. Also, the similar manner is adopted for the measurement of width of spectral lines. तो ये हमारे uses थे। Basically ये syllabus में mentioned नहीं है, but we are considering it for the advantage of the students, ताकि कहीं बीच में जनरल क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो you could be able to answer it. अब हम चलते हैं अपने कंक्लूडिंग टॉपिक के ऊपर, एंड दैट इज अदर एप्लीकेशंस फॉर इंटरफेरेंस। तो इसमें भी 1 2 एप्लीकेशंस तो हम पहले कर चुके हैं, तो हम उन्हीं को दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं। वो बेसिकली पता ही होगी आपको, पर क्योंकि ये अदर एप्लीकेशंस में आती हैं तो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पहली एप्लीकेशन जो है, दैट इज मेजरमेंट ऑफ स्मॉल थिकनेस। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जब हम बात करते हैं अपने हेयर की या पीस ऑफ पेपर की, तो उस केस में पीस ऑफ पेपर की या हेयर की थिकनेस कैसे निकाली जाए, तो उस केस में हम इस्तेमाल करते हैं वेज शेप्ड फिल्म का। तो ये फिल्म का जब आपने वेज शेप्ड फिल्म वहाँ स्टडी की थी, तो आपने फार्मूला ही डिराइव कर दिया था थिकनेस के लिए, तो वहाँ से ले सकते हैं। पर यहाँ मैं दोबारा आपको ये बता रहा हूँ कि बाय स्टडिंग द इंटरफेरेंस produced by wedge shaped film, we can calculate small thickness, say human hair or thin paper, etc. For such a study, take 2 plain glass plates. After cleaning them, make them touch at one end and place the thin paper or human hair, यहाँ on लिख दिया, or human hair at other end whose thickness is to be calculated. तो वहाँ पर रख के आप उसके बाद इंटरफेरेंस पैटर्न स्टडी करते हैं, तो उस पैटर्न से आप थिकनेस निकालते हैं। तो उसको हमने अपने लेक्चर 8 में
चैप्टर 7 के लेक्चर 8 में डिस्कस किया हुआ है, तो ये मैंने उसका रेफरेंस आपको यहाँ पर दे दिया कि जस्ट रेफर टू दिस अर्लियर वीडियो। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं, हमने पूरा वीडियो इसके ऊपर डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ वहाँ पे। अब दूसरी इसकी एप्लीकेशन है प्लेननेस टेस्टिंग, कि कोई चीज़ प्लेन कितनी है। तो एक्चुअल में क्या है कि जब मान लो कि दो ग्लास सरफेस की, हम जनरली ग्लास सरफेस की बात करते हैं, अब मान लो दो ग्लास सरफेस आपस में टच में हैं, यदि बिल्कुल प्लेन होंगे तो बीच में एयर गैप आएगा ही नहीं। क्यों? दोनों आपस में बिल्कुल टच कर जाएंगे, बीच में एयर फिल्म बनेगी नहीं। तो उस केस में कोई भी किसी तरह की फ्रिंजेस नहीं बन सकती। पर यदि हमारे बीच में एयर गैप आ गई तो उस केस में हमारे पास जो पैटर्न है वो फ्रिंज पैटर्न बनेगा, क्योंकि बीच में एयर फिल्म इंट्रोड्यूस हो जाएगी। तो यही हमने लिखा है कि विद द हेल्प ऑफ इंटरफेरेंस वी कैन टेस्ट द प्लेननेस ऑफ द सरफेस, place the glass surface whose plainness is to be determined on the plain piece of glass। एक बिल्कुल प्लेन पीस ऑफ ग्लास के ऊपर रख देंगे। अब there be the formation of air film between the two surfaces which can be studied by following the monochromatic light। If there exists any defect in the plainness of the surface, तो plainness of the surface, then there will be the production of curvature in the straight bands। तो बैंड जो बनेंगे वो आड़े टेढ़े हो जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा बीच में ये बिल्कुल प्लेन नहीं है। So if the fringes obtained are straight and equally spaced, then it implies that the surface is optically flat। मतलब कि यदि सीधी सीधी स्ट्रेट फ्रिंजेस बनती हैं तो उस केस में हम कहेंगे फ्लैट सरफेस है, और यदि हमारे पास जो फ्रिंजेस बनती हैं वो आड़ी टेढ़ी बननी शुरू हो जाती हैं, इसका मतलब बीच में एयर गैप आ गया, तो उस केस में हम बता देंगे कि भाई ये प्योरली प्लेन नहीं है ग्लास। तो हम प्लेननेस इस ढंग से किसी भी जो हमारे पास ट्रांसपेरेंट सरफेस है उसकी ये चेक कर सकते हैं। अब बात आती है इसकी तीसरी एप्लीकेशन की, फ्रिंज इंटरफेरेंस की, दैट इज मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब आप डिस्प्लेसमेंट की यहां बात कर रहे हैं, बेसिकली हम यहां पर कंप्रेशन या एलोंगेशन की बात करते होते हैं। तो कंप्रेशन या एलोंगेशन, जैसे आपका कोई स्प्रिंग है वो खिंच जाता है, या कोई ये कह लो कि आपके पास ब्लॉक है, मेटल ब्लॉक है, वो एक्सपैंड हो जाता है, एक्सपैंड होने पर उसका साइज बढ़ता है। तो वैसी जो एलोंगेशन या कंप्रेशन है उसके कारण, यानी कि थोड़ा सा बदलाव आया तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया ना, उस डिस्प्लेसमेंट की मदद से हम ये निकाल सकते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एटसेट्रा। तो वो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं हम यूजिंग द मेथड ऑफ इंटरफेरेंस। तो यही हमने यहाँ लिखा है कि विद द हेल्प ऑफ द इंटरफेरेंस, द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस यहाँ कर सकते हैं। यहाँ ये लिख देते हैं फिनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस। We can detect a small displacement, maybe compression or elongation produced by metal rod or the crystal. Thus we can study, using these we can study Young's modulus of elasticity and or coefficient of linear expansion of crystal very accurately। तो उसके लिए तो आपने +1 में पढ़ा हुआ है Young's modulus of elasticity।
कोई चेंज, उसके लिए लीनियर एक्सपेंशन की जरूरत पड़ती है। तो समझो इसके लिए हम करते क्या है, ये देखिए यहाँ पर हमने ना ये नीचे जो रखा है, ये राइट हैंड में आप फिगर देख सकते हैं, हमने ये नीचे एक क्रिस्टल सी रखा हुआ है, क्रिस्टल क्यूबिक फॉर्म में है, और इसके ऊपर हम ये एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस ये एल रख देते हैं। कैसे? इसको हमने सपोर्ट किया होता है स्क्रूज के ऊपर। ये देखिए ये स्क्रूज दिखा रहे हैं नीचे, यहाँ ये अरेंजमेंट्स है, स्क्रू अरेंजमेंट, और यहाँ आपने मेटल डिस्क लगाई हुई है एम डैश के ऊपर ये क्रिस्टल रखा है, क्रिस्टल के ऊपर ये लेंस है, लेंस को जस्ट इससे टच करवाते हैं ताकि ये जस्ट टच करे, जितना पास इसके जा सके उतना जाता है। अब नेचुरली है कि जब आप इस क्रिस्टल को के टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो नेचुरली है कि ये क्रिस्टल एक्सपैंड करेगा, और यदि इनिशियली ये लेंस एल और ये क्रिस्टल सी आपस में टच ना कर रहे हों, थोड़ा सा ऊपर हो मान लो लेंस, तो कुछ गर्म करने पर ये जब क्रिस्टल एक्सपैंड करेगा तो इसके साथ टच करना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब जो फिल्म थिकनेस है वो बदलनी शुरू हो जाएगी। तो उसकी मदद से हम ये निकाल पाते हैं कि भाई कितनी एलोंगेशन हुई है। तो वो फॉर्मूले हैं हमारे पास, उसकी मदद लेते हैं। तो यही चीज़ हमने यहाँ आपको नोट करवाई है कि इन ऑर्डर टू स्टडी द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ क्रिस्टल्स, द क्रिस्टल इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब इज प्लेस्ड ऑन ए मेटल डिस्क डैश। ये देखिए मैंने नीचे दिखा दिया ये। द डिस्क इज सपोर्टेड ऑन 3 स्क्रूज, 3 स्क्रूज के ऊपर सपोर्ट करवा दी डिस्क, और on the top of the screw a plano of this arrangement, top of the screws यानी screws arrangement, a plano convex lens L is placed। ये L हमने जो दिखाया यहाँ पे लेंस, आप यहाँ L भी लिख सकते हैं, ये L is placed। The lens can be taken as near to the upper surface of the crystal as desired। ये इसके पास ले गए। तो अब क्या करते हैं, now light is allowed to fall on the lens L, Newton's rings are formed due to thin film of air formed between the lens L and the crystal C. When the temperature rises, the thickness of the film changes and it can be calculated with the alteration of the rings। तो हमारे पास मेथड होता है, हमारे पास प्रॉपर प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के साथ हम फॉर्मूले लगा के हम थिकनेस निकाल लेते हैं। तो थिकनेस यानी कि कितनी आपकी कंप्रेशन हुई या कितनी एलोंगेशन हुई, ये हम निकाल सकते हैं विद द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी, अदर एप्लीकेशंस में इंटरफेरेंस की। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ द इंटरफेरेंस एज पर आवर syllabus of HP University, which has been previously mentioned for this year. So this finishes interference, and I thank you all my students for their online patience to listen to my video notes, to follow my video notes rather. So we'll be meeting next time with a new topic of, and that is that of diffraction. So for the time being, we stop here. Thank you.